बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, हमारा आज का लेक्चर ईटा मेडिकल टेस्ट 2017 के बायोलॉजी एमसीक्यूज के हवाले से है। जिस तरह ईटा मेडिकल टेस्ट 2018-2019 के सॉल्व बायोलॉजी एमसीक्यूज अपलोड किए गए हैं और उसके लिए वीडियोस आपने देखे होंगे कि हर एक क्वेश्चन का जो बुक रेफरेंस है वो बयान किया जाता है कि किस चैप्टर से, किस टॉपिक से क्वेश्चन लिया गया है और फिर उसके जो सही जवाब है वो भी आपको बताया जाता है। तो इसी तरह इस वीडियो में भी बुक रेफरेंस देंगे, हर एक क्वेश्चन का जो चैप्टर नेम है, टॉपिक नेम और साथ साथ उसका सही जवाब, उस हवाले से भी बात करेंगे। तो चलिए स्टार्ट लेते हैं आज के लेक्चर का। पहले क्वेश्चन है जो कि आया था ईटा मेडिकल टेस्ट 2017 में, यह है Paracelsus formation, auxin and cytokinin are required in which ratio? Calyx formation। सबसे पहले आप ये जान लें कि calyx होता क्या है। Calyx is a mass of undifferentiated cells, mass of undifferentiated cell। ये फर्स्ट ईयर बायोलॉजी और उसका चैप्टर फर्स्ट सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन, उसमें टॉपिक है टिश्यू कल्चर, वहां से ये क्वेश्चन लिया गया है। Calyx formation इट इज स्टेप इन टिश्यू कल्चरिंग। कैलस फॉर्मेशन के लिए ऑक्सीन एंड साइटोकाइनिन का जो रेशो है वो कितना है। ऑप्शन ए में है बैलेंस रेशो, यानी कि जितना ऑक्सीन उतना साइटोकाइनिन। बी में है ओनली साइटोकाइनिन इज रिक्वायर्ड। सी में है लो ऑक्सीन वेरी हाई साइटोकाइनिन और डी में है ओनली ऑक्सीन। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, पार्केलस फॉर्मेशन ऑक्सीन साइटोकाइनिन रेशो आर बैलेंस्ड। So option A is the correct answer for the question. Next question है DNA polymerase adds nucleotide to the 3' of the primer. So the direction of replication will be, option A में है 5 to 3 terminus, B में है 3 to 5 terminus, C में है 3' of the primer to 3' of the template strand, डी में है 3' of the template strand to the 3' of the primer। ये क्वेश्चन सेकेंड ईयर के बायोलॉजी, वहां पर क्रोमोसोम एंड डीएनए चैप्टर है और डीएनए रेप्लिकेशन टॉपिक, उसी से ये क्वेश्चन लिया गया है। डीएनए रेप्लिकेशन में इनिशिएशन, इलांगेशन और टर्मिनेशन पेजेस है। तो ये इलांगेशन पेज से क्वेश्चन है। आप नोट कर ले इस क्वेश्चन के हवाले से कि ऑलवेज डीएनए टेम्पलेट इज रीड इन 3 to 5 डायरेक्शन, whereas a new strand is synthesized in 5 to 3 direction. New strand is synthesized in 5 to 3 direction। तो हमारे साथ इस सवाल का सही जवाब ऑप्शन ए, DNA polymerase add nucleotide to the 3' of the primer. So the direction of replication will be 5 to 3 terminus. Question screen पे नजर आ रहा है, when the sperm count is high, inhibin hormone release increase which? जब sperm count नॉर्मल से हाई हो जाता है तो इनहिबिन हार्मोन का सिक्रीशन शुरू होता है। तो क्वेश्चन में है कि व्हाट इज द फंक्शन ऑफ दिस इनहिबिन हार्मोन, और ये स्पर्म काउंट, नॉर्मल स्पर्म काउंट ये होता कितना है। इट इज फ्रॉम 20 to 150 million per milliliter of semen, that is the normal sperm count. When it becomes high, inhibin hormone secretion starts. So what is its function? It increases which? ऑप्शन ए में है inhibit anterior pituitary release follicle stimulating hormone, ऑप्शन बी में है increase anterior pituitary release of the follicle stimulating hormone और सी में है inhibit release of luteinizing hormone, ऑप्शन डी में है increase release of luteinizing hormone। So when the sperm count becomes high, inhibin hormone secretion start and it inhibit anterior pituitary to stop release of follicle stimulating hormone. This is option A, the correct answer for the question.
और ये क्वेश्चन सेकंड ईयर बायोलॉजी में रिप्रोडक्शन का चैप्टर है, वहां पर मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम डिस्कस हुआ है, उसी से ये क्वेश्चन लिया गया है। Another question, implantation of embryo. Implantation of embryo. It takes place in which week of pregnancy? So first of all, you have to know that what is implantation. Implantation is a process in which developing embryo get attached to uterine wall. और ये प्रेगनेंसी की किस वीक में होगा? तो ऑप्शन ए में है फर्स्ट, बी में है सेकंड, सी में है थर्ड, डी में है फोर्थ. सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी. इम्प्लांटेशन ऑफ एम्ब्रियो टेक्स प्लेस इन द फोर्थ वीक ऑफ प्रेगनेंसी. और ये क्वेश्चन सेकंड ईयर बायोलॉजी में एजिंग एंड डेवलपमेंट चैप्टर का नाम है. ह्यूमन एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट इज द टॉपिक नेम, वहां से ये क्वेश्चन लिया गया है. नेक्स्ट क्वेश्चन जो स्क्रीन पे नजर आ रहा है, XY type of sex determination pattern is present in which of the following organisms? ये XY सेक्स डिटर्मिनेशन मैकेनिज्म है, ये कौन से ऑर्गेनिज्म में पाया जाता है? ऑप्शन ए में है ह्यूमन, बी में है बटरफ्लाई, सी में है ग्रासहॉपर, डी में है ड्रोसोफिला. सो द करेक्ट ऑप्शन फॉर द क्वेश्चन इज ऑप्शन बी. दिस मैकेनिज्म ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन इट इज फाउंड इन बटरफ्लाइज. ये जो लिखा गया है यहाँ पे XX और इस तरह XY फिर. सो XX आर द मेल एंड XY आर द फीमेल. ह्यूमन में अगर आप देख ले तो ह्यूमन में मेल होते हैं हेट्रोगेमेटिक और फीमेल होते हैं होमोगेमेटिक, जबकि बटरफ्लाइज में मेल होते हैं होमोगेमेटिक और फीमेल हेट्रोगेमेटिक. सो दिस टाइप ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन इट इज फाउंड इन बटरफ्लाइज. ये क्वेश्चन सेकंड ईयर की बायोलॉजी में इनहेरिटेंस चैप्टर से और टॉपिक है सेक्स डिटर्मिनेशन मैकेनिज्म, वहां से ये क्वेश्चन लिया गया है. ये जो क्वेश्चन स्क्रीन पे नजर आ रहा है मेडुला ओब्लांगेटा के फंक्शन के हवाले से है. एफ मेडुला ओब्लांगेटा. एफ मेडुला ओब्लांगेटा ऑफ अ पर्सन ब्रेन इज डैमेज्ड, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस विल बी डिस्टर्ब्ड. अगर दिमाग में हाइंड ब्रेन का हिस्सा है मेडुला ओब्लांगेटा, जिसको हम ब्रेन स्टेम भी कहते हैं, इसमें कोई खराबी आ जाए या डैमेज हो जाए तो कौन सी एक्टिविटी डिस्टर्ब होती है? ऑप्शन ए में है थिंकिंग, बी में है स्लीप, सी में है थर्स्ट और डी में है स्वेलविंग. सो द करेक्ट ऑप्शन फॉर द क्वेश्चन इज स्वेलविंग. अगर मेडुला ओब्लांगेटा खराब हो जाए तो स्वेलिंग का प्रोसेस मुतासिर हो सकता है. और ये क्वेश्चन सेकेंड ईयर बायोलॉजी में नर्व्स कोऑर्डिनेशन, वहां पर ब्रेन स्ट्रक्चर एंड फंक्शन टॉपिक है, ब्रेन का जो स्ट्रक्चर बयान किया गया है वहां से ये क्वेश्चन लिया गया. The question, otitis media is an inflammation of which part of the brain, which part of the body? otitis media एक बीमारी का नाम है और बॉडी के किस हिस्से को मुतासिर करती है? ऑप्शन ए है ब्रेन, बी में है मिडल ईयर, सी में है लंग्स और डी में है यूरिनरी ट्रैक्ट. सो द करेक्ट ऑप्शन इज मिडल ईयर. otitis media is an inflammation of the middle ear of the human body. ये क्वेश्चन सेकंड ईयर बायोलॉजी में फर्स्ट चैप्टर रिस्पायरेशन, वहां पर रिस्पायरेटरी डिसऑर्डर्स बयान किए गए हैं, ओटाइटिस मीडिया भी है, तो वहां से ये क्वेश्चन लिया गया है. ये जो क्वेश्चन स्क्रीन पे नजर आ रहा है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग डिसऑर्डर द स्ट्रक्चर इन फंक्शन ऑफ नॉर्मल स्पाइनल कॉर्ड इज डैमेज्ड. ये चार बीमारियों का नाम है. इसमें कौन सी ऐसी बीमारी है जिसकी जो कि स्पाइनल कार्ड की अगर स्ट्रक्चर और फंक्शन दोनों डिस्टर्ब हो जाए तो बीमारी को क्या कहते हैं? ऑप्शन ए में है एर्थराइटिस, बी है शियाटिका, सी है स्पॉन्डिलोसिस और डी में है डिस्क स्लिप. सो द करेक्ट ऑप्शन हियर इज ऑप्शन सी. Any disorder in the structure and function of the normal spinal cord is called spondylosis. और ये क्वेश्चन सेकंड ईयर बायोलॉजी में सपोर्ट एंड मूवमेंट चैप्टर का नाम है, वहां से डिसऑर्डर ऑफ द स्केलेटन टॉपिक का नाम है, फिर उसमें स्केलेटन के जो डिसऑर्डर डिस्कस किए गए हैं, स्पॉन्डिलोसिस भी है, वहां से ये क्वेश्चन लिया गया है. Another question, the experiment by Hershey and Chase helped confirm
that DNA was the hereditary material on the basis of the finding that हार्शे और चार्ल्स ने जो एक्सपेरिमेंट किए थे और उन्होंने फिर अपनी जो स्टेटमेंट दी कि DNA इज द हेरिडिटरी मटेरियल, ये किस बुनियाद पे उन्होंने बताया था। ऑप्शन ए में है रेडियोएक्टिव फेज वर फाउंड इन द पेलेट, और ऑप्शन बी है रेडियोएक्टिव सेल्स वर फाउंड इन द सुपरनेटेंट, सी में है रेडियोएक्टिव सल्फर वाज फाउंड इनसाइड द सेल, डी में है रेडियोएक्टिव फास्फोरस वाज फाउंड इन द सेल। सो द करेक्ट ऑप्शन हियर इज ऑप्शन डी कि हार्शे एंड चेस का जो एक्सपेरिमेंट था उन्होंने इस बुनियाद पे कि डीएनए इज द हेरिडिटरी मटेरियल, इस बुनियाद पे बात की थी क्योंकि उनके जो एक्सपेरिमेंट थे वहां पर क्या मिला था उन्हें, रेडियो एक्टिव फास्फोरस इन द सेल। ये क्वेश्चन सेकेंड ईयर की बायोलॉजी में क्रोमोसोम एंड डीएनए चैप्टर का नाम है, और डीएनए एज हेरिडिटरी मटेरियल एक टॉपिक है, वहां पर साइंटिस्ट के एक्सपेरिमेंट बयान किए गए हैं, वहां से हार्शे एंड चेस एक्सपेरिमेंट्स टॉपिक का नाम है, ये क्वेश्चन वहां से लिया गया है। This question, how many nucleotides are there in 12 messenger RNA codons? अगर मैसेंजर आरएनए पे कोडान 12 हो तो उसमें कुल कितने न्यूक्लियोटाइड्स होंगे? तो सिंपल सी बात है, अगर आपको मालूम हो तो आपने पढ़ा होगा कि सिंगल कोडान कंसिस्ट ऑफ 3 न्यूक्लियोटाइड, सिंगल कोडान कंसिस्ट ऑफ 3 न्यूक्लियोटाइड। सो 12 कोडान will consist of 36 न्यूक्लियोटाइड। ऑप्शन सी हियर इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन ए में 12 है, बी में 24, सी में 36 और डी में 48। तो करेक्ट आंसर हमारा क्या है? ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। ये भी क्रोमोसोम एंड डीएनए जो सेकंड ईयर की बायोलॉजी में चैप्टर का नाम है, और फिर वहां पर प्रोटीन सिंथेसिस डिस्कस की गई है, सारा जो क्वेश्चन है उधर से लिया गया है। Another question, which of the following is suitable vector to be incorporated with the large external DNA fragment? Suitable vector नीचे जो ऑप्शन दिए गए हैं इनमें कौन सा है जो कि इनकॉर्पोरेट होगा किस चीज में? लार्ज एक्सटर्नल डीएनए फ्रैगमेंट पे। ऑप्शन ए में है स्मॉल साइज वेक्टर, बी में है लार्ज साइज वेक्टर, सी में है लार्ज साइज वेक्टर विथ नो ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन, और डी में है स्मॉल साइज वेक्टर विद नो ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन। तो जो सुटेबल वेक्टर होता है वो है स्मॉल साइज वेक्टर, बिकॉज स्मॉल साइज वेक्टर हेल्प लॉट इन ट्रांसफॉर्मेशन एंड आर इजी टू मैनिपुलेट। ये क्वेश्चन बायोटेक्नोलॉजी का चैप्टर है सेकंड ईयर की बायोलॉजी में, और वहां से ये क्वेश्चन लिया गया है। जो क्वेश्चन स्क्रीन पे नजर आ रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग न्यूट्रिएंट इज इनकरेक्टली पेयर्ड विद इट्स फंक्शन इन प्लांट। तो क्वेश्चन में क्या दिया गया है कि न्यूट्रिएंट और फिर उसका है फंक्शन इन प्लांट, के कौन सा न्यूट्रिएंट प्लांट में जो फंक्शन करता है आया वो सही है या नहीं, ये इसके जोड़े बनाए गए हैं। ऑप्शन ए पे देख ले, यहाँ पर है आयरन, साइटोक्रोम एंड क्लोरोफिल, यानी आयरन का काम क्या है? साइटोक्रोम और क्लोरोफिल इसी में है, इसके तैयारी में। और बी में है मोलिब्डेनम, इसका फंक्शन है सेल परमेबिलिटी। सी में है कोबाल्ट, इसका फंक्शन है रिक्वायर्ड बाय नाइट्रोजन फिक्सर्स। डी में है कैल्शियम और इसका फंक्शन है फॉर्मेशन ऑफ सेल वॉल। तो जो इनकरेक्ट मैच्ड पेयर है वो है ऑप्शन बी। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर फॉर द क्वेश्चन। यहाँ पर मोलिब्डेनम के लिए फंक्शन लिया गया है सेल परमेबिलिटी, जबकि सेल परमेबिलिटी काम है कैल्शियम का। मोलिब्डेनम इज रिक्वायर्ड फॉर नाइट्रोजन फिक्सेशन, सो ऑल आर द करेक्ट पेयर। ऑप्शन बी मोलिब्डेनम एंड सेल परमेबिलिटी इज द इनकरेक्ट पेयर। ये क्वेश्चन फर्स्ट ईयर की बायोलॉजी में चैप्टर 10 फॉर्म एंड फंक्शन ऑफ प्लांट्स और न्यूट्रिएंट्स एंड देयर फंक्शंस इन प्लांट्स, वहां से ये क्वेश्चन लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो स्क्रीन पे नजर आ रहा है, विच सेल आर रिस्पॉन्सिबल फॉर मूवमेंट ऑफ शुगर एज पर मास फ्लो हाइपोथेसिस।
Mass flow hypothesis, it is a theory which explains the movement of shape through the phloem. तो मास फ्लो के लिए फ्लोएम में जो सेल रिस्पॉन्सिबल है वो कौन से है? ऑप्शन ए में है ट्रैकीड्स, विसल्स एंड एलिमेंट्स, बी में है ट्रैकीड कंपेनियन सेल्स, सी में है विसल एलिमेंट्स और कंपेनियन सेल, डी में है कंपेनियन सेल और सीयू ट्यूब। तो ऑप्शन ए और बी में अगर आप देख ले तो ये जो ट्रैकीड्स दिए गए हैं, यहाँ पर भी ट्रैकीड है, यहाँ पर भी ट्रैकीड्स है, ये दोनों जाइलम के सेल से, तो मास फ्लो तो होता है फ्लोएम में, जाइलम में तो नहीं होता। ये ऑप्शन ए और बी स्किप करेंगे। इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन डी, कंपेनियन सेल एंड सीयू ट्यूब। दीज आर द सेल्स ऑफ द फ्लोएम रिस्पॉन्सिबल फॉर द मास फ्लो। ये क्वेश्चन फर्स्ट ईयर की बायोलॉजी में चैप्टर 10 फॉर्म एंड फंक्शन इन प्लांट्स, वहां पर ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड इन फ्लोएम, वहां से ये क्वेश्चन लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आफ्टर बाइंग ग्रीन बनानास आर अनराइप एवोकाडोस, दे कैन बी केप्ट इन अ ब्राउन बैग टू राइपन, द हार्मोन्स रिलीज्ड बाय द फ्रूट एंड ट्रैप्ड इन द बैग इज प्रोबेबली। क्वेश्चन में बताया गया है कि अगर इस तरह करे कि ग्रीन बनाना या जो अनराइप एवोकाडो फ्रूट्स है वो ले ले और बैग में रख दे, तो उसको राइपन यानी पकने के लिए जो हार्मोन रिस्पॉन्सिबल होगा वो कौन सा हार्मोन होगा? ऑप्शन है एब्सिसिक एसिड, बी है साइटोकाइनिन, सी है इथाइलिन और डी में है जिब्रेलिक एसिड। तो इस सवाल का सही जवाब है इथाइलिन। इथाइलिन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द राइपनिंग ऑफ द फ्रूट। ये क्वेश्चन भी फर्स्ट ईयर बायोलॉजी चैप्टर 10 फॉर्म एंड फंक्शन इन प्लांट्स, और वहां पर टॉपिक है रिस्पॉन्सेज ऑफ ग्रोथ रिस्पॉन्सेज इन प्लांट, ग्रोथ रिस्पॉन्सेज इन प्लांट ये टॉपिक का नाम है। वहां पर जो पाइटो हार्मोन डिस्कस हुए, पाइटो हार्मोन यानी प्लांट हार्मोन, उनके फंक्शंस बयान किए गए हैं। वहां पर इथाइलिन का टॉपिक अगर आप पढ़ ले तो ये क्वेश्चन वहां से लिया। क्वेश्चन है, फॉर द लोकेशन और डिटेक्शन ऑफ अ जीन इन अ डीएनए लाइब्रेरी, which of the following is used? For the detection of gene in a library, which of the following is used? ऑप्शन ए में है प्राइमर, बी में है प्रोब, सी में है रिस्ट्रिक्शन एंजाइम और डी में है टॉक पॉलीमरास एंजाइम। तो इस क्वेश्चन का जो सही जवाब है वो है ऑप्शन बी, प्रोब इज रिस्पॉन्सिबल फॉर डिटेक्शन ऑफ जीन इन अ डीएनए लाइब्रेरी। Another question, which of the following is a nonsense codon? क्वेश्चन में है नॉनसेंस कोडान, इनमें कौन सा है? ऑप्शन ए है UGA, बी में है UAU, सी में है CAU, डी में है GAU। तो सबसे पहले आप ये नोट कर ले कि नॉनसेंस कोडान, जिसको हम स्टॉप कोडान भी कहते हैं, ये कौन से कोडान है? These are the codons which terminate the message of a gene controlling protein synthesis। तो वो 3 है, और इसमें जो स्टॉप कोडान या नॉनसेंस कोडान है वो है ऑप्शन है UGA, यूरासिल गुआनिन एडेनिन। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर फॉर द क्वेश्चन। ये क्वेश्चन सेकंड ईयर के बायोलॉजी में क्रोमोसोम एंड डीएनए, वहां पर प्रोटीन सिंथेसिस को अगर आप जो टॉपिक है जीन एक्सप्रेशन के नाम पे है वो टॉपिक पढ़ ले तो ये क्वेश्चन उधर से लिया गया है। Another question जो स्क्रीन पे नजर आ रहा है, इफ अ डिसऑर्डर इज नॉट प्रेजेंट इन अ चाइल्ड फैमिली बट द फीटस इटसेल्फ इज इन्फेक्टेड बिफोर बर्थ, इट इज नोन एज। अगर क्या है क्वेश्चन में जो कंडीशन बताया गया है कि अगर एक डिसऑर्डर यानी बीमारी ऐसी है जो कि मौजूद नहीं है इसमें एक फैमिली मेंबर में, लेकिन फीटस में ये बीमारी बर्थ से पहले नोट की जाए, तो इस कंडीशन को हम क्या कहते हैं? ऑप्शन ए में है सोमेटिक म्यूटेशन, बी में है हेरिडिटरी म्यूटेशन, सी में है जर्म लाइन म्यूटेशन और डी में है डीनोवो म्यूटेशन। इस क्वेश्चन का सही जवाब है डीनोवो म्यूटेशन। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। डीनोवो म्यूटेशन होता क्या है? इट इज अ जेनेटिक अल्टरेशन दैट इज प्रेजेंट फॉर द फर्स्ट टाइम इन द फैमिली मेंबर is a result of mutation in germ-line cells, as a result of variation or mutation in germ cells of one of the parent. So
क्वेश्चन का जो सही जवाब है वो है ऑप्शन डी, de novo म्यूटेशन। Another question स्क्रीन पे है, what will happen if a nucleotide is deleted from a gene having 9 nucleotide in its transcriptional unit? क्या होगा कि if a nucleotide is deleted from a gene जिसमें होती है 9 न्यूक्लियोटाइड, तो 9 न्यूक्लियोटाइड क्या होंगे, 3 कोडान्स, और हर एक कोडान रिस्पॉन्सिबल है एक अमीनो एसिड के लिए। अमीनो एसिड से फिर प्रोटीन बनती है और प्रोटीन फिनोटाइपिक अपीयरेंस के लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो अगर एक न्यूक्लियोटाइड डिलीट हो जाए तो क्या होगा? ऑप्शन ए में है कि चेंज इन फिनोटाइप, ये होगा। बी में है नो चेंज इन फिनोटाइप, सी में है सिंथेसिस ऑफ 3 अमीनो एसिड, और डी में है सिंथेसिस ऑफ 4 अमीनो एसिड्स। इस सवाल का सही जवाब है, अगर न्यूक्लियोटाइड डिलीट करें हम न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस से, तो पूरा न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस चेंज होगा, उससे जो अमीनो एसिड बनेंगे वो फिर चेंज होंगे और प्रोटीन अलग तरह का आएगा। इस सारे किस्से में क्या होगा? चेंज इन फिनोटाइप। फिनोटाइप क्या है? द एक्सटर्नल अपीयरेंस ऑफ एन ऑर्गेनिज्म, यही चेंज होगा। सो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर फॉर द क्वेश्चन। और ये जो क्वेश्चन है ये क्रोमोसोम एंड डीएनए सेकेंड ईयर के बायोलॉजी में चैप्टर है, वहां पर म्यूटेशन का टॉपिक डिटेल से डिस्कस हुआ है, वहां से ये क्वेश्चन लिया गया है। तो ये थे हमारे आज के लेक्चर में जो क्वेश्चन सॉल्व क्वेश्चन है, वो उसका बुक रेफरेंस भी आपको बताया गया, उसका की वो उस पर भी बात हो गई। ये ईटा मेडिकल टेस्ट 2017 का बायोलॉजी एमसीक्यूज का पहला लेक्चर था। इसके लिए दूसरा लेक्चर भी जल्द अपलोड किया जाएगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।